अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक्सपर्ट में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अयाज खान साहब और साथ हासिल रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का भी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात होगी कि मुल्क में सियासी तब्दीली के बाद इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाने लगा है और गुज़श्ता 3 दिन से एक मखसूस तबके की तरफ से पाक फौज, अदलिया और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इन्हें बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आज आर्मी चीफ की सदारत में फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशंस कमांडर्स ने शिरकत की। फॉर्मेशन कमांडर्स ने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस देते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज़ है। पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत के बेहतरीन फैसलों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे बढ़कर मुकद्दम है। फौज इस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसी से मुतालिक एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि सियासी तब्दीली के बाद इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत प्रोपेगेंडा जिम्मेदार कौन है? आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज़। देखिए, ये हम फॉर्मेशन कमांडर जब कहते हैं ना, तो हम अपने देखने वाले और सुनने वालों के लिए ये बात बता दें कि नॉर्मली हर महीने एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें 3 स्टार जनरल सारे होते हैं। तो चूंकि ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है तो इसमें 2 स्टार भी हैं और वीडियो भी जो अभी आपने दिखाई उसके अंदर भी वो हॉल जो है भरा हुआ नजर आ रहा है। अब बात ये है कि अस्करी क़यादत पे जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा मशीन लॉन्च की गई, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया और बात हो रही है कि जी ये सियासी तब्दीली, इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे में इसको पीटीआई से मुंसलिक करते हुए वजाहत पे आऊंगा कि आर्मी की तमाम टॉप ब्रास बैठी है और ये गैर मामूली काम होता है कि जब इस तरह का होता है और उन्होंने एक पूरा मैसेज दिया है कि आइन और कानून की हुक्मरानी पे कोई समझौता नहीं होगा। जैसे वो न्यूट्रल पे एक्स प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। देखिए, उन लोगों ने भी एक फैसला किया है कि पाकिस्तान की कौम अपने फैसले कर रही है तो इसे करने का मौका दिया जाना चाहिए। और जब एमएनएज नाराज हुए इमरान खान साहब से, सबसे पहले तो ये देखा जाए ना कि उनके अपने घर से नाराजगी शुरू हुई और वो नाराजगी सिर्फ एक जगह पे नहीं, आज आजाद कश्मीर में भी तहरीक अदम एतमाद आ गई कि उनके घर पे कहीं भी कमांड उनकी नहीं थी। वो जो फैसिलिटेशन अवेलेबल थी उस पर वो हर एक को दबा लिया करते थे और फिर वो अंजाम ये हुआ कि वो आखिरी बॉल ना कर सके, उन्हें जाना पड़ा। अब फिर एक प्रोपेगेंडा आया जिसपे कुछ पीटीआई के जो बार बार कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वाज़े तौर पे झंडे और निशानात नजर आते हैं। पहले जब वो वजीर आजम थे तो कुछ दिन इन्होंने कहा कि ये नून लीग वाले ये काम कर रहे हैं। जो भी करे, नून लीग करे, पीटीआई करे, पाकिस्तान की फौज को अपना किरदार अदा करने देना चाहिए। और वो जब कह रहे हैं कि आइन और कानून, ठीक है, फिर आइन और कानून पे इदारों की सालमियत भी है, मुल्क की सालमियत भी है। ये एक बड़ा गैर मामूली मैसेज है और ये समझाने के लिए बहुत सारों के कान खड़े हो चुके होंगे, वरना वो तो एक गाड़ी देख के भी भाग खड़े हुए थे। ये बात जहन में रख लें कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान अगर अपने गैर मुल्की दुश्मनों से निमट सकता है तो जो अपने लोग हैं जिन्हें गुमराह किया जा रहा है उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग ठीक हो जाएं। आपको पॉलिटिकल सरगर्मियां करनी है जितनी मर्जी करें, लेकिन इदारे को मलाइन करना किसी भी दौर में ठीक नहीं रहा। वो आज हो, वो माली हो, कोई हो। अब आप देखें कि कल जब हम ऐवान सदर में शहबाज शरीफ साहब की तकरीबी हल्फबरदारी में थे तो वहाँ मोहसिन दावड़ भी मौजूद थे, अली वजीर भी मौजूद थे, पाकिस्तान की तमाम इकाइयों के लोग वहाँ आए हुए थे और एक कौमी यकजहती का मंजर पेश कर रहा था। लोग कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ की वजह से बात हो रही है, नहीं। उस वक्त भी हम ये कहते थे जब इन लोगों को साइड लाइन किया गया, जैसे फैसल भाई बार बार करते होते हैं कि जी कराची के बच्चों को उठाया गया, बिल्कुल कराची हो या बलूचिस्तान हो, इन सब की बात, इनकी आवाज हमें ही उठानी है और हमारे ही इदारे सुनेंगे, हमारी अदालतें देखेंगी और इनके फैसले करेंगी कि नहीं काफी हो चुका हुआ है। सबको एक एक चांस चाहिए कि जी आप ठीक हो जा रहे हैं। अगर एमक्यूएम को दफातर चाहिए तो एमक्यूएम को बिहेव भी करना होगा। उनका जो रास्ता है पॉलिटिकली वो नहीं रोका जाना चाहिए। और अब जो सिचुएशन बन रही है तो वो रास्ता सबके लिए ओपन है। खान साहब के बहुत ज्यादा जो चाहने वाले हैं वो निकले हैं, किसी ने नहीं उनको रोका। और ये जमहूरियत की पहचान है कि लोग आए अपने लीडर के साथ जोश और वलवले का इजहार करें, लेकिन सोचना ये चाहिए कि अगर आप अपने जोश और वलवले के लिए किसी से नफरत न करें। आपको अपना लीडर बहुत अच्छा
चाहिए उसकी आप तारीफ करें, दूसरे की गलत बात है करें। कल भी एक जर्नलिस्ट के साथ लाहौर में बहुत ज्यादती की गई, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आप अपनी बात करें। गालम गलोच, मस्जिद का एक वाकया दीर में हुआ तो वो भी बहुत बुरी बात थी। ये सारे मुल्क में नफरतों का सामान फैलाना और उसके बाद ये मैसेज आना, मेरे ख्याल में ये काफी तकवीत पहुंचाएगा इस बात को कि सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं, आप अर्ली इलेक्शन के लिए रिजाइन देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब किताब में कल जो आपके एमएनए थे वो बारी बारी खड़े होते, जैसे जावेद हाशमी ने अकेले ने खड़े होकर रिजाइन किया था। और शाह महमूद ने कहा रिजाइन है तो जो डिप्टी स्पीकर आजकल कायम मकाम स्पीकर है, इन्हें सबसे पहले शाह महमूद को नोटिफाई करना चाहिए था कि वो मेंबर नहीं रहे, और जो बाकी दे गए उनके लिए उनको मौका देना चाहिए था कि वो खड़े होकर कहें, क्योंकि ये अभी तक कोई रिजाइन नहीं हुआ अमली तौर पे। जब तक वो या तो स्पीकर के पास जाके कहेंगे ठीक है उनकी पार्टी है, और इनके जो मुनर्रिफीन होंगे वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि हमसे पूछे बगैर एक साइक्लोस्टाइल पेपर टाइप पे साइन करके इन्होंने दे दिए हैं, पहले से हमने दिए हुए थे। हमें सबको पाकिस्तान की सियासी और इक्तिसादी यकजहती के लिए काम करना होगा, और वही तब होगा जब सब अपने अपना काम करेंगे। बहरहाल मेरे हिसाब किताब में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया जो वक्त की जरूरत थी। ठीक है, तो ऐसा वक्त की ज़रूरत थी, इस तरह का वक्त आता ही क्यों है, और आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन हो सकता है इस सारी सूरत हाल के पीछे? अच्छा, वो मेरे ख्याल वजाहत से आमिर ने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं। वो फॉर्मेशन कमांडर्स के हवाले से भी बता दी है कि पूरी फौजी क़यादत इसमें होती है, सिर्फ कोर कमांडर्स नहीं होते। वो भी हो गया, वो भी बता दिया उन्होंने जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूँ कि ये मैसेज बहुत लेट आया है, ये आज नहीं शुरू हुआ ये सिलसिला, कुछ अर्सा पहले भी इसी शिद्दत से इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी सामने, लेकिन बावजूद उस वक्त बैक सीट ली गई और इस तरह से आगे आके इसको नहीं टैकल किया गया। ये उस वक्त भी टैकल किया जाना चाहिए था। फिर हमारे कुछ सीनियर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो आज़ादी इजहार की आड़ में कहते हैं कि नहीं जी वो फलां बंदे के साथ ज़्यादती होगी। देखिए, आज़ादी इजहार का भी एक हद है ना, हर चीज़ की हद होती है। जब वो हदूद को जब पार किया जाता है तो फिर गड़बड़ होती है। तनकीद हो सकती है, बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने देखी भी, जब आप अदालतें रात 12 बजे खुलेंगी, रात 10 बजे खुलेंगी, स्पेकुलेशन पे खुलेंगी कि जी शायद कोई इस तरह का काम होने वाला है, तो फिर तनकीद तो होती है। वो अगर तमीज़ के दायरे में रह के की जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए, इस्लाह के लिए होती है। इदारे भी गलती कर सकते हैं, उनके सरबराहान भी गलती कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह पॉलिटिशियंस के बारे में यहाँ तो आज़ादी है ना, हमेशा से पॉलिटिशियंस को जो मर्जी आप कह लें, और किसी को जब आप कहते हैं तो फिर ज़ाहिर है मसाइल पैदा होते हैं। वो सारा कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस हद तक जाना, हमने एक नस्ल ऐसी तैयार कर दी है इस मुल्क में सिर्फ अपने मफादात के लिए, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि जी वो बस आएँ और उसके बाद ऑल आउट चले जाएँ। उसमें नहीं परवाह होती इस मुल्क के साथ क्या होगा, इस मुल्क के इदारों के साथ क्या होगा। यकीनन ये जो बात की गई है, क्योंकि डिवाइड करने की भी कोशिश की गई, इससे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ नहीं हो सकती। बहुत खौफनाक ये चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं और काफ़ी दिनों से आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, एक्शन बिल्कुल ठीक लिया गया है, और जो जिम्मेदारान हैं उनको सख्त सज़ा मिलेगी एक दफ़ा, फिर जाके कहीं हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया पे तो मात्र पेदर आज़ादी है, आप जो दिल चाहता है आप बैठें, ना कोई सबूत की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप जो चाहे बोल दें, जो चाहे लिख दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के रेगुलेशंस भी जल्द या बदेर बनानी पड़ेंगी। जो आपका रवायती मीडिया है, ज़ाहिर है वहाँ लोग अगर बैठ के बात करते हैं, बहुत रेयर होता है कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिस पे कोई एक्शन लेना पड़े। नॉर्मली समझदार लोग वहाँ बात कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी हदूद का भी पता होता है। तनकीद, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तनकीद बर्दाश्त करने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। जहाँ कुछ गलतियाँ हमसे, सिर्फ ये नहीं कि हम ये देखेंगे जी तनकीद क्यों की जा रही है, हमसे अगर कोई गलती कहीं हुई है तो उसको भी हमें मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट टाइम उस गलती से भी बचना चाहिए। मेरा तो मैं इतना ही कहूँगा इस वक्त फ़िलहाल। ठीक है, एयाज साहब आपने कहा कि पैगाम बहुत देर से आया है, चले आया तो सही, आपको लगता है कि अब जो वक्त है, वक्त की अहम ज़रूरत थी, पैगाम दे दिया गया है, इससे अब ये सिलसिला रुक पाएगा? नहीं, देखिए सिलसिला एक ओवरनाइट तो नहीं रुका करता ना। ज़ाहिर है इतनी देर से, जो इतनी मुद्दत से आप यारी कर रहे होते हैं आप जिन चीज़ों की, उनको रोकने में टाइम लगता है।
लेकिन कहीं से उसका आगाज करना पड़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ये बहुत देर से मैसेज आया है, ये मैसेज बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यहाँ हमने देखा नहीं कि नाम लेके तनकीद की गई और बहुत ज्यादा आगे जाके तनकीद की गई, लेकिन उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया, वो इससे बहुत पहले आना चाहिए था। चले अब आ गया, अब आपको लगा कि जी शायद बहुत ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया, इस वक्त भी हम नहीं रोकेंगे तो शायद इससे बात चीज़ और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। हमें इदारे बड़े अजीज़ हैं, हमारे इदारे कायम रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तभी हम, ये मुल्क भी है ना हमारा, इदारे नहीं है तो मुल्क नहीं है। और यकीनन हमारी जो फ़ौज है, प्रोफेशनल फ़ौज है, फ़ौज की वजह से ही हम रात को सुकून से भी सो जाते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन गलतियां तो हर जगह होती हैं ना, कुछ अफराद तो कहीं ना कहीं बैठ के गलती कर रहे होते हैं, तो इसलिए बेहतर है, मैं कह रहा हूं कि सबको एक बार अपना रिविजिट करना चाहिए अपने बिहेवियर्स के बारे में। पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को, इस्टेब्लिशमेंट को, जजेस को, सबको रिविजिट करना चाहिए और एक ऐसे मुआशरे की तश्कील में सबको हिस्सा अपना डालना चाहिए कि जहां इस तरह के मसाइल पैदा ना हो और कोई सख्त मैसेज ना देना पड़े। मेरा ये कहने का मकसद है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम देखते हैं कि जब सूरत हाल हमें काबिल कबूल नहीं होती है तो इसी तरह से अक्सर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा सामने आना शुरू हो जाता है। प्रोपेगेंडा करने का और इसके बाद जो सूरत हाल पैदा होती है, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है वो? नबीला, ये एक बहुत ही अहम इशू है और बहुत अफसोसनाक सिचुएशन 2-3 दिन से, और ये फॉर्मेशन कमांडर जो कॉन्फ्रेंस स्पेशली इसी पर्पस के लिए की गई है, क्योंकि इस सिचुएशन को हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और अभी भी जब पता चला तो जैसे डिसइंफो लैब है, आपने पता है कि कहाँ कहाँ उनके नेटवर्क्स हैं, क्या हैं, कैसे इंडिया के नेट चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखिए एनिमी का नैरेटिव क्या है, नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि फ़ौज और अवाम में जो एतमाद है, जो ट्रस्ट है, ये इसको ब्रेक किया जाए, इसको वेज इसमें क्रिएट किया जाए, ताकि जब फ़ौज कमज़ोर, खुदा ना खास्ता अवाम फ़ौज के साथ नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई तो देखे यू फाइट एज द नेशन। अगर फ़ौज अकेली कुछ नहीं कर सकती, फ़ौज अल्लाह ना करे कमज़ोर हुई, तो यही उनका नैरेटिव है और यही 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा होता है कि फ़ौज को पहले अवाम से दूर कर दो और फिर डिफरेंट आप उसको, खुदा ना खास्ता बलोचिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं। और इत्तेफाक से ऐसी बात हुई है कि ये जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, फ़ौज ने एक बड़ा क्लियर उसमें मैसेज दिया है कि सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नाउ इट हैज़ लॉट ऑफ मीनिंग्स ये हैं कि मैं आई फील कि अगर वो लेटर इतना इम्पोर्टेंट होता जिसकी वजह से कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वाकई खतरा होता, तो फ़ौज वुड हैव इंटरफियर्ड। ये मुझे यकीन है कि ये मैसेज इसलिए दिया गया और फिर इकट्ठी एक मैसेज के पूरी अफ़कॉम को दिया गया। जाहिर है कि पीटीए के लोगों के कुछ सेंटिमेंट हटते हैं, बट दे आर टेकिंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। अपनी गलतियां देखें कि कहाँ पर हैं, क्या हैं, और फिर ज़ाहिर है जब फीलिंग हर्ट होती है तो ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं, फिर लोग उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। आप बाहर से भी एक सोशल मीडिया चल रहे हैं, इंडिया से चल रहे हैं। अदरवाइज 95% अभी भी सब फ़ौज को पसंद करते हैं। फ़ौज की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। सोचे हमारे कितने शहीद हुए हैं, उनकी जंग कैप्टन, लेफ्टिनेंट्स, मेजर्स की जो बीवियाँ विडोज हुई हैं, सोचो उनकी प्लान, एक तो दो बच्चे हैं उनके, कुछ बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं, और उनके पेरेंट्स कहते हैं हमारा और भी बेटा होता तो हम वो भी उनको फ़ौज के लिए और शहीद के लिए शहीद हो जाता। इसलिए हमें ज़रूर, और इंडिया एक मिनट नहीं छोड़ेगा। याद रखें, अगर इंडिया को ये पता हो कि पाकिस्तान की फ़ौज अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकती, इंडिया, नरेंद्र मोदी एक मिनट नहीं लगाएगा आपकी तरफ आने के लिए। ये फ़ौज की वजह से हम सब पर, मुझे पता है मैं सियाचिन में रहा हूँ, 18,000 फुट के ऊपर 30 डिग्री टेम्परेचर के, कौन, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की 1 इंच भी हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए मुझे यही पूरी कौम से भी अपील है कि फ़ौज को मुतनाज़ा मत बनाएं, फ़ौज को इसमें नहीं लेकर आए। अभी भी जो शहबाज शरीफ ने बात की है कि जी अभी हम पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करेंगे, उसमें फ़ौज के सर्विस चीफ बुला लें, फ़ौज को बिल्कुल नहीं उसमें आना चाहिए इस वक्त तो ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस वक्त वहाँ पर सिर्फ जो है वो ये हुकूमत के नुमाइंदे होंगे पार्लियामेंट कमेटी में, ऑपोजिशन तो है ही नहीं, दे हैव रिजाइन फ्रॉम इससे पार्लियामेंट से। इस मौके पे अगर फ़ौज को बुलाते हैं और कोई स्टेटमेंट आती है, वो कहेंगे एक और पार्शलिटी लेकर आ जाएंगे। इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि फ़ौज नहीं लेकर आए। आई एम श्योर के मैसेज बड़ा क्लियर है, हमारे अवाम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अपोजिशन आ जाती थी, वजीर आजम नहीं आते थे, और टॉप ब्रॉस मिलिट्री की भी आ जाती थी। मतलब ये जो बनी है हमेशा आई, सिर्फ उस दिन
गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तो आ जाते थे ना उसमें डिस्टार्ट करने की बात आई, तब उन्होंने कहा ना प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो हम किस लिए जाएंगे वहां पे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपसे एक और जी आपसे एक और सवाल है कि हम देख रहे हैं कि इस तरह के इश्यूज जितने भी हैं वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं या जो भी देखने में आता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए देखने में आता है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका इजहार वो सोशल मीडिया पर ही करते हैं, फिर अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने ख्यालात का इजहार कैसे करे और उन्हें कौन देखेगा? देखिए, फौज को पोलिटिकली जो इश्यूज है ना वो पोलिटिकली रिजॉल्व करने चाहिए। अवाम को ये देखना चाहिए कि इसमें ये पॉलिटिकल इशू है जिसके अंदर गवर्नमेंट है और अपोजिशन है, आप आपस में इसको जरूर सॉर्ट आउट करें। फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाया, फौज को इन्वॉल्व इसके अंदर नहीं करें। इसीलिए फौज ने कोई स्टेटमेंट नहीं उसके बाद दी। एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं दी है। आज पहली दफ़ा फौज ने वो भी अपनी हुकूमत सॉवरेनिटी के बारे में, मुल्क की सरहदों के बारे में, फौज की ऑपरेशन टास्क के बारे में बात की गई है। देयर इज नो स्टेटमेंट ऑफ सच नेचर। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, और जनरल DG ने बड़ा क्लियर कहा था कि हमें इसमें मत घसीटें, इसलिए आप अपने मसाइल खुद हल कर लें। और इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस कंडीशन के अंदर मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त अगर फौज को दोबारा उसमें लेकर आएंगे जहाँ पर अपोजिशन नहीं होगी तो फिर 100 बातें निकलेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मौके के ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी को बुला लें, एक्स एम्बेसडर US में पाकिस्तान के, तो उनको बुला लें, और हुकूमत या फिर अपोजिशन के लोग वो बदकिस्मती नहीं है, इसलिए इसका मसला, या सबसे बेहतर है कि जुडिशियल कमीशन बना लें इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और उसमें वो जज लगाएं जिसको दोनों को एक्सेप्टेबल हो, कोई वो उनको तनाज़ा उनका ना हो, उनको लगाएं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात को ब्लॉक किया गया है। अदरवाइज फौज कभी भी इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। बिल्कुल, और बारहा उनकी तरफ से ये बयानात भी सामने आते रहे। इलियास साहब, फिर तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी सियासी जमातों की भी कि वो इस किस्म की बातें ना करें। जिम्मेदार कौन है? देखिए, सियासी जमातों को चाहिए अपने कारकुनों को, मसले होते रहते हैं इस मसलों में, ये है कि कारकुनों को क्योंकि इस हद से, लिमिट से अपने क्रॉस ना करें, बल्कि ये कायदीन को समझाना चाहिए कि इदारों को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। आपका एहतजाज है सियासी, अगर एहतजाज है तो उस पर करें। अव्वल तो अब ये है कि पिछले माजी में भी जो जमहूरी हुकूमतें रही हैं और जो भी, उनको चाहिए कि इसके लिए सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, कोई ऐसे रखें, सेंसरशिप रखनी चाहिए क्योंकि कोई लिमिट क्रॉस ना कर सके। जब रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं बनते कोई, तो पता ही नहीं है उसके बारे में, बस से बात कर दी जाती है। अब ये तो नहीं है क्रैकडाउन कर देना, इन पर इस तरह मार धाड़ करना जैसे शुरू हो गए। इसके लिए इनको बताना चाहिए, सियासी जमातों को खुद चाहिए अपने क़वायद व ज़ाबित बनाने चाहिए कि अपने कारकुनों को बताएं कि वो लिमिट को क्रॉस ना करें। अगर वो क्रॉस करते हैं तो उनसे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, एहतसाब का अमल हो ना इस तरह, तो फिर ठीक रहता है। अगर अदारों पर करना शुरू कर देते हैं, जाहिर है सरहद पार दुश्मन बैठे हुए हमारे, वो इसको बिल्कुल इसको फ़ायदा उठाते हैं इससे। वो बल्कि अपना उनका एक काम शुरू होता है, वो खुद बैठ के साइबर अटैक वगैरह करते रहते हैं हमारे पर। अभी पिछले दिनों एहतजाज हुआ मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में एहतजाज, पता चला कि लोगों को जो अग्रेसिव कर रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, वो भारत की जानिब से सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा अपने लोगों को कि मुल्क की सालमियत के लिए इस तरह बढ़ चढ़ के नहीं। बिल्कुल ये सही किया पाक फौज ने आज कहा कि बिल्कुल सही किया, उनको बताया कि अगर नहीं करेंगे तो फिर इससे मुल्क को खतरा पड़ता है, मुल्क की सालमियत को खतरा पड़ता है। तो इसके लिए हमें इसको रोकना होगा हम सबको, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम लोगों को बताएं एक दूसरे को कि इस तरह नहीं करना, अदारों को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर करना है तो है जमहूरी तरीका, इलेक्शन कमीशन है, आर्मी है, सबसे बातचीत, उनके बारे में क्या यानी कि गलत बातचीत करें। मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए ये जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं, इनको चाहिए कि बनाएं। जी बिल्कुल, अब वो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, लोगों को पकड़ेंगे, सियासी जमातों को चाहिए कि अपने कारकुनों को खुद समझाएं कि नहीं, इदारों को नहीं हिट करना। अगर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई खुद करवाएंगे। तो ये देखें, सोशल मीडिया सेल बने हुए, माजी में एक जमात पर आ रहा था ये एलिगेशन कि वो कर रहे हैं, अब इस जमात पर भी आ रहा है। इसी तरह ये जो बाहर बैठे होते हैं, इंडिया भारत है, वो भारत की जानब से कितने रोज़ अटैक किए जाते हैं, साइबर अटैक किए जाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइटों पर किए जाते हैं, लोगों से सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाई जाती हैं। तो जाहिर है उनको रोकने के लिए हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं, रोकथाम करते हैं, उसको बेहतर अंदाज में करते हैं। इसके सबूत भी, शवाहिद भी हैं
लेकिन हमारे लोगों को इन पर नहीं चलना चाहिए, ताकि अगर वो चलेंगे तो इससे मुल्क में अनारकी फैलेगी, लोगों में अजीब सी एक आते हैं खेलेंगे। ज़ाहिर है कई लोग, सारे लोग इस तरह तो नहीं ना, मुहिब वतन बहुत ज़्यादा हैं, उनकी दिल आज़ारी होती है, बहुत लोग डिसहार्ट होते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह ना करें। लोग इस पर बड़े अग्रेसिव होते हैं कि जी हमारे अदारों को हिट किया जा रहा है, जो लोग करते हैं उनके ख़िलाफ़ लोग करते हैं। अब साइबर वगैरह के बारे में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, वरना लोगों के देखें जो लोग बड़े अदारों के साथ मुहिब वतन हैं, वो बड़े इस पर हैं कि वो भी मुकाबला करते हैं बाकायदा, और वो चाहते हैं कि नहीं इस तरह के नहीं होने चाहिए कि। लेकिन अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, जमहूरी गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि अपने अदारों को इस्तेमाल करें और कोई इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, ताकि अगर ऐसे होंगे तो फिर बेहतर करेंगे। बल्कि सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपने अदारों में ऐसे तरीक़ाकार बनाएं कि जैसे कारकुनों को एक लिमिट में रखा जाए। बिल्कुल, कारकुन इस तरह ना करें, वो मादर पिदर आज़ाद ना हो, बल्कि वो अपने मुल्क को पहले देखें, फिर जमात को देखें अपनी। ठीक है, तमाम एक्सपर्ट्स का पॉइंट वो आ चुका है कि प्रोपेगेंडा कौन करता है, जिम्मेदार कौन है और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्या मखलूत हुकूमत बाकी मुद्दत पूरी करेगी। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें नई हुकूमत की तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अपनी वज़ारत उस्मा के पहले दिन उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा, कई इजलासों की सदारत की और अहम फैसले किए। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान नई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। कल वो पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं। 17 अप्रैल को मज़ार क़ायद पर एहतजाजी जलसा करेंगे, जिसके बाद लाहौर में भी अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। इमरान खान ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा है कि अवाम को फैसला करने दें वो किसको अपना वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। लेकिन लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी कहते हैं कि इमरान खान सड़कों पर फिरते रहेंगे, नई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इसी हवाले से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज जारी है, क्या मखलूत हुकूमत बाकी मुद्दत पूरी कर पाएगी या सब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट चेंज हो गई, शहबाज शरीफ साहब ने वो हल्फ उठा लिया और उसके बाद काम भी शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आला तो पंजाब के लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि वो बहुत मेहनती किस्म के वो सियासतदान हैं, जो सबसे ज़्यादा अजाब बनेगा ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उन्होंने अपने इजलास शुरू करने होते हैं और रात तक करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब जो फॉर्मेशन बन गई गवर्नमेंट की, मुझे नहीं लगता ये 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा ये चल सकेगी गवर्नमेंट। पीटीआई चूँकि बाहर चली गई सारी, आप जो मर्ज़ी कहें हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेजिटिमेसी उस तरह से रहती नहीं है पार्लियामेंट की। इसलिए भी आपको जल्दी जाना पड़ेगा और जितना भी टाइम मिलेगा उसमें आप क्या काम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। ज़ाहिर है वो पीटीआई तो उसका तो मुतालबा ही अब एक रह गया हुआ है। पहले ऑपोजिशन मुतालबा कर रही थी कि फौरी इलेक्शन चाहिए, पीटीआई नहीं मान रही थी। जब पीटीआई मुश्किल में फंसी, उनको पता चल गया कि हमारे पल्ले कोई नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो फिर वो बाकायदा एक स्टेज पे तो मिन्नतें करने वाली हालत थी कि खुदा के लिए अर्ली इलेक्शन ही करा दें। अब जब कैरेक्टर्स बदलते हैं, एक कैरेक्टर दूसरी लाइन की दूसरी तरफ चला जाता है तो उसका मुतालबा भी बदल जाता है। ठीक। वो जो कल कहते थे फौरी इलेक्शन, वो आज कहते हैं हमें फौरी इलेक्शन नहीं चाहिए। और जो जिन्हें यकीन था वो तो अगले 5 साल की बात भी कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल पहले जब जाना पड़ा, अब वो चाहते हैं कि जी किसी तरीके से इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए। तो कोई दरमियानी सूरत निकलेगी। 2 महीने अगर ये सेटअप चल जाता है, उसके बाद ज़ाहिर है इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, तो 5-6 महीने लग तो जाएंगे, लेकिन इस सेटअप को मैं 3 महीने से ज़्यादा चलते हुए नहीं देख रहा। ये 2 महीने तक चल जाएंगे? नहीं, 2 महीने 3 महीने तो आराम से चल जाएंगे, लेकिन अगर आप कहें ना कि 1.5 साल ये मुद्दत पूरी करके ये गवर्नमेंट जाएगी, तो मुझे ऐसा कोई शुबा नहीं है, मुझे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, तो आमिर साहब आप क्या कहेंगे? एक तरफ एहतजाज है, बार बार हर शहर में मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुतालबा भी अर्ली इलेक्शंस का आ गया है, क्या इस वक्त जो मखलूत हुकूमत कायम हुई है ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? ठीक है, तो आमिर साहब आप क्या कहेंगे? एक तरफ एहतजाज देखिए जी, मखलूत हुकूमत क्या पहले वाली नहीं थी जो अभी फारिग हुई है? वो भी मखलूत हुकूमत थी। वहाँ भी आप कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा बल्कि कई पार्टियां थी जो हुकूमत में थी। तो अब भी वही है
अब कुछ एक आधी पार्टी, 2 पार्टियां और फालतू आ जाएंगी जिनकी बारी नहीं लगी हुई थी, लग जाएगी। और इमरान खान के बारियां लगी, उन्हें एक ही दफा में 3 बारियां दे के फारिग कर दिया गया। वो 3 दफा वज़ीर आज़म हुए, उनका भी शौक पूरा हो गया कि शरीफ के बराबर आना है, तो वो 3 दफा तो वज़ीर आज़म बन गए। अब बात ये है कि पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी मसाइल जिनको वो बार बार रोना रो रहे थे, और आज इस्माइल साहब भी वही बात कर रहे थे, जाहिर है कि कुछ छुपी हुई तो चीज़ नहीं है। हाँ, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब, चाइना से क्या बेल आउट पैकेज लेते हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं ये कि एक जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें बेल आउट पैकेज आ जाए कि नई हुकूमत है थोड़े दिन के लिए, जो उनका ज़हनी तौर पे है, लेकिन एक पायदार काम जो पाकिस्तान अच्छे अंदाज से किस्तें पे कर सके। क्योंकि पाकिस्तान, आप किसी से भी कर्जा लेंगे आपको किस्तें पे करनी है, और वो कर्जे की वसूली के लिए IMF जैसा इदारा फिर आपको बांध के मारता है, जो पिछली हुकूमत ने अपने आप को बंधवा के मारा। अब इनके पेश नज़र यही है, पुराने तजर्बे इनके पास हैं, टीम हम आंगी से चलेगी, क्योंकि अभी सेक्रेटरी फाइनेंस में अपॉइंट आज रात या कल हो जाएंगे। जैसे अभी सोहेल राजपूत सिंध के चीफ सेक्रेटरी हो गए, जो 1 महीने से सीट खाली पड़ी हुई थी। अभी जाहिर है शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के साथ मशावरत में भी शामिल हैं। कल वो कराची जा रहे हैं, इत्तेहादी पार्टियों के पास भी जाएंगे, मज़ार कायद पर भी जाएंगे। वो एक मुसलसल मूव करने का मैसेज भी देंगे, और ये कोई उनकी कोई पहली दफ़ा मैसेजिंग नहीं होगी। इसको कई यार दोस्त कह देते थे जी हैट पहनते हैं और पानी में बड़े जूते पहन के निकल आते हैं, लेकिन उन्होंने कारकर्दगी दिखाई जिसकी बुनियाद पे ये मुसलमान बुज़ार को लाए और ख़ुद को ख़राब किया। अब उनको अपनी कारकर्दगी का मज़ीद इम्तिहान देना है कि वक्त भी कम है और मसाइल पाकिस्तान के हैं, सिर्फ पंजाब के नहीं है, जैसे कल उन्होंने जिक्र भी किया। अच्छा होगा उनका मुकाबला इमरान खान से, मैं समझता हूं कि न सिर्फ सड़कों पे रहना चाहिए, इमरान खान साहब को रीथिंक करना चाहिए और पार्लियामेंट में भी मौजूद रहना चाहिए। प्रेशर बढ़ाएं हुकूमत पे। हम पहले भी यही कहते थे कि हिज़्ब इख्तिलाफ को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो वाचडाग होते हैं हुकूमत के ऊपर। अगर ये ठीक हों, ज़रा सा हुकूमत के ऊपर प्रेशर आया था तो आप देख लें कि इमरान खान साहब को पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोकनी पड़ी, और मखसूस लोगों के 300 से 700 यूनिट वालों का उन्होंने कहा मैं 5 रुपए की सब्सिडी भी पर यूनिट दूंगा। ठीक है, अगर आप मसाइल में आए थे, आप मसाइल छोड़ के चले गए, नई हुकूमत उसी तरह आ गई। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और किताबें पढ़ें तो शुरू से ऐसे ही मसला पाकिस्तान का चलता आ रहा है। प्रेशर रखें, मैदान में रहें, छोड़े नहीं, क्योंकि देखिए फिर आपको गिला होगा कि जी हम चले गए थे तो इंतखाबी कवानीन, एहतसाबी कवानीन सारे बदल दिए गए, वन वे हो गए। आपने पहले से यही कहना कि जी हारने का प्रोपेगेंडा हो गया। अब आप मैदान में रहें, आप कहें कि जी आपके साथ हम 15 दिन बैठ जाते हैं, हम असेंबली छोड़ जाएंगे, गवर्नमेंट बैठे और हमारे साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहत, एहतसाबी इस्लाहत और इकनॉमिक पैकेज पे, जैसे शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने इमरान खान साहब को ऑफर की थी कि आप हमारे साथ बैठ जाएं, मिसाक मईशत हम करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब को थोड़ा सा बिल्कुल प्रेशर रखें, कराची जाएं, लाहौर जाएं, सारे पाकिस्तान में फिरें, और उनका ये हक है और फर्ज है कि अवाम के लिए जमहूरी जद्दोजहद करें। लेकिन साथ साथ उनका ये भी है कि शफाफ इलेक्शन अगर वो चाहते हैं तो हुकूमत के लिए असम्बली में आए, वोटिंग में आए, क्योंकि अदरवाइज तो ये वन वे हो जाएगी ना सारी इंतखाबी इस्लाहत, कोई मुकाबले में होगा ही नहीं, तो फिर आप कल को गिला बहुत करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो नई हुकूमत है वो इन तमाम प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हुए परफॉर्मेंस और आवाम को डिलीवर कर सकेगी, जबकि दूसरी जानिब हमारे सामने ये बयान भी मौजूद है कि अगर मैं सड़कों पर निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, किस तरह से टैकल करेंगे? देखें, ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी एक इशू जो है कि वो PTI ने जो अपने सारे इस्तीफे दे दिए 140 MNAs के, आई स्टिल फील के गवर्नमेंट इनको PTI को इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है राना इलियास की बात कि रहते और आके वहाँ पर एटलीस्ट अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा करते, क्योंकि अब छोड़ दिया है। एक ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ये भी प्रेशर है कि वन साइडेड देयर इज नो ऑपोजिशन, और जो भी वह कानून साजी करेंगे वो बाद में मुतनाज़ा होगी, उस पर बहुत बहस होगी, शोर मचेगा। और इमरान खान साहब वही जलसे कर रहे हैं, वहाँ पर एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है, वो नैरेटिव से उनका ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है। आई विश कि अगर ये इमरान खान को 6 महीने और हुकूमत कर देते तो जिस तरीके से उनका ग्राफ नोज डाउन जा रहा था, इनके लोगों ने टिकट नहीं लेने थे इनसे आके, ये हालात थे। वी ऑल वी एग्रीइंग ऑन दिस, लेकिन सडनली ऐसा उन्होंने बिल्डअप नैरेट किया कि वो उनका ग्राफ ऊपर चला गया, और अब जितने दिन ये हुकूमत रहेगी उतनी ही ज़्यादा इनका ग्राफ डाउन जाएगा, उनको बाद में प्रॉब्लम होगी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इस वक्त मखलूत हुकूमत जिसमें 8-9 जमातें हैं, जो आमिर साहब बात कर रहे थे, वहाँ 2-3 पार्टी थी, गवर्नमेंट में बहुत मेजॉरिटी थी,
यहाँ पीपल्स पार्टी ने पहले ही डिमांड कर दी है कि हमें 20 MNS की सीटें चाहिए हैं सेंट्रल पंजाब के अंदर। ठीक, जो मैं बात करता था हमेशा कि वो आके वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, बैठेंगे, उसमें अगर इसका मतलब है अगर 15 से 20 सीटें साथ 30-35 MP की सीटें भी होगी उनके साथ ये, और अभी वो कोई मिनिस्ट्री भी नहीं ले रहे हैं इसी प्रेशर की वजह से। दे वांट सेनेट चेयरमैन, दे वांट प्रेसिडेंट सीट, और ये इससे साथ ही दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। MQM ने उस दिन शोर मचाना शुरू कर दिया था। फिर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन होंगी इस वक्त। ये जो हम बात कर रहे हैं कि अभी हुकूमत आसान, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से हैं, पेट्रोल प्राइसेस देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, महंगाई, कमोडिटी आइटम देख लें, रमज़ान का महीना है, किटी में इतना पैसा नहीं है, आपने पेंशनों की और बाकी 1 लाख से कम और 10% बढ़ा भी दी है। बट ये चीज़ें देखने की ये डिलीवर कैसे करते हैं। आप 8 बजे आ जाएंगे, 9 बजे आ जाएंगे, डजंट मैटर। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं। प्राइम मिनिस्टर हैव टू गिव अ डिसीजन मेकिंग चाहिए उनकी। आई नो कि ही इज अन टायरिंग पर्सन, ही विल ट्राई टू डू मैक्सिमम थिंग, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है वो बहुत फ़र्क हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होगी। और सेकंड, दोनों का पीपल्स पार्टी ने बाद में इलेक्शन लड़ना है PMLN के खिलाफ, इसलिए वो कहीं ना कहीं निकलेंगे। PMLN पे प्रेशर आएगा, उनकी बदनामी होगी, पीपल्स पार्टी कैश करेगी। ये प्रॉब्लम जो मैं आई कैन फोरसी एज ए एनालिस्ट, आई फील कि यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके जितनी जल्दी इलेक्शन इसलिए करा दें कि जितना लेट करेंगे इनको नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और प्रॉब्लम डाली है जो कि मेरे ख्याल में मिली भगत के साथ किया गया है कि 7 महीने वो पिछले 4 साल से क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, क्यों नहीं उन्होंने तैयारी की है। ये जाके स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। स्पीकर ने क्वेश्चन भी पूछा कि आपने इतने अरसे में क्या किया, क्यों नहीं किया। आज जब आइन में लिखा हुआ कि 90 डेज में करने, आपने क्यों नहीं तैयारी की। ये कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा, लेट सोप की चलती है। आई थिंक वो जो अयाज साहब बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 6 to 8 और 10 वीक्स में पता चल जाएगा क्या होता है। इसके बाद आई थिंक इज गोइंग टू बी अर्ली जनरल इलेक्शंस। ठीक है, आमिर साहब क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आई थी। जी, ब्रिगेडियर साहब को मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने खुद से कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने डिमांड की थी और उसके बाद उन खतों का जवाब देना बंद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को आप राणा साहब उनकी आईनी जिम्मेदारी है 92 में इलेक्शन की तैयारी करना। नहीं, आपकी साबका हुकूमत ने एक ऑर्डर इशू किया था कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक आप इलेक्शन कराएंगे। वो बाइंडिंग थी उनके ऊपर, डिलिमिटेशन। उन्होंने 16 खत लिखे, वो रिकॉर्ड पे लेके आए हैं सारी बातें। कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पे हमारा गुस्सा उतर जाए। एक आईनी इदारा अपना बता रहा था कि हमें किरदार अदा करने दे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा, वरना सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी 2 मिनट में छुट्टी कर देंगे अगर गलत बयान। नहीं, उन्होंने सवाल ही नहीं किया। आप अंदर सवाल ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। उनका 7 मंथ ठीक है जी, जैसे वो तैयार बैठे थे कि बहाना मिल जाए उनको डिसीजन देने के लिए। वो बहाने भी चाहिए उन्होंने ब्रिगेडियर साहब, वो भी जरूरी है उन्होंने बाज़ दफ़ा। ठीक है, इलियास साहब आपकी जानिब आएंगे। हमने देखा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने पंजाब में परफॉर्म किया वो सभी के सामने है। अब बहैसियत वज़ीर आज़म एक्टिव भी वो नज़र आए हैं, फैसले भी वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो इतनी इंतहाई सख्त आसाब की जंग उन्हें लड़नी पड़ेगी, क्या वो ये जंग जीत पाएंगे? देखें जी, अगर टाइम होगा उनके पास, ये 3 महीने में 2 महीने में तो नहीं ये जंग जीती जा सकती। इसके लिए टाइम चाहिए। जैसे IMF से मुज़ाकरात करने हैं, जिस तरह चीज़ें देखनी है उनको सही करना है, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं। फिर आप देखें सबसे बड़ा जो है कि आपके लोन्स हैं वो रीपे बैक करने हैं, उसके लोन्स को करना, मैनेज करना है। ज़ाहिर है कोई प्लानिंग करेंगे, जो भी उनकी माशी टीम होगी उसको बैठ के देखेंगे कि लोगों को ये है कि महंगाई से भी जान छुड़ाई जाए और जो कर्ज़े भी हैं वो भी निपटाए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, और मुल्क के जो क्या कहते हैं रेवेन्यू भी जनरेशन करनी है, उसके बाद जो इंपोर्ट्स भी बढ़ानी है, कम करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ये तमाम चीज़ें जो देखनी पड़ेंगी। ये बहुत टाइम इसके लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि 100 दिनों में जो कहा करती थी साबिक़ गवर्नमेंट के 100 दिनों में इस तरह, ये नहीं, इसके लिए टाइम चाहिए। अभी ये जो कहते हैं कि पूरा टाइम अगर लें तो फिर उसके मुताबिक, वरना ये तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इनको भी फिर इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में जाएंगे तो उधर उसमें लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जी आप गवर्नमेंट में आए थे तो आपने क्या किया। अगर नहीं जवाब दे सकेंगे तो फिर ये हर एक को बताना पड़ेंगे। पहले भी इन पर कई, यानी कि जो अपोजिशन की जानब से, जो अब पहले गवर्नमेंट थी अब अपोजिशन है, जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बड़ा अपने आप को बताना पड़ेगा, वजाहतें करनी पड़ेंगी। तो इसको फिर बताना पड़ेगा जी, वो तो गवर्नमेंट कहेगी कि जी, अपोजिशन कहेगी जी हम तो सही काम कर रहे थे, हम ट्रैक पर लेके आए थे, इन्होंने सारा
डिट्रैक्ट कर दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब इनको बतानी भी पड़ेगी, ये साथ में सुलझानी भी पड़ेंगी, जो इस्लाहात लेके आनी पड़ेंगी, वो तमाम जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल साथ लेके देख के चलना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकेंगे उसके लिए 3-4 महीने तो नहीं ये दरकार, जो वो सही तरह तो नहीं कर सकेंगे, इसके लिए टाइम चाहिए, 1-2 साल चाहिए। तो वो बताना पड़ेगा कि क्या नक्शा बनाया गया, उस नक्शे के मुताबिक ही फिर अमल दरामद होगा। क्या एक्सपर्ट की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या नए वज़ीर आज़म मुख्तसर अरसे में मईशत को बहाल कर पाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि नए वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस क्या होगी और इतने मुख्तसर अरसे में क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो मौजूद है वो मईशत का मौजूद है। तो आमिर इलियास राना साहब क्या कहेंगे कि मईशत को किस हद तक इस्तेहकाम मिल सकेगा? सवाल पूछा है मैंने आपसे ये पूछा है कि नए वज़ीर आज़म मईशत को किस हद तक इस्तेहकाम दिला सकेंगे। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मईशत का इस्तेहकाम इन जैसे कि एक नजर आ रहा है कि ये चंद महीने की हुकूमत है, बहुत मुश्किल टास्क होगा, लेकिन चूंकि जाहिर है उन्होंने हिस्सा लिया है, अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब किया है, तो ये दोस्त मुल्कों की मदद के बगैर और अपनी फाइनेंशियल टीम की मेहनत के बगैर नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ आज बातें की हैं, लेकिन अभी वो जाहिर है आज या कल नोटिफिकेशन उनका हो जाएगा, तो वो बैठ जाएंगे आके और IMF के साथ बातचीत होगी। प्राइम मिनिस्टर का चाइना और सऊदी अरब के दौरे भी तय हो रहे हैं और वो कोशिश यही होगी कि बेल आउट पैकेज, जिसको मैं कहता हूँ इमदादी, जैसे सऊदी अरब से पहले कभी हमें तेल मिलता रहा कि डेफर पेमेंट पे मिल जाए, कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हमें पैसे और आ जाएं, चाइना से भी इनसे भी कुछ रीशेड्यूलिंग चाइना की रहती है वो हो जाए। और GSP प्लस का उन्होंने खुद जिक्र किया। यूरोप और अमेरिका के साथ जब आपके ताल्लुकात थोड़े से सियासी तौर पर ठीक हो जाएं तो IMF भी आपको चुटकी भरने से बाज आ जाता है। जब आप ठीक चलते हैं, सबको बैलेंस करके कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में अब रिवाज यही है। अब आप ये नहीं हो सकता कि जिस मुल्क में खड़े हो जाए कहें कि यही सबसे अच्छा निज़ाम है और दूसरी जगह पे जाके उसको बिगाड़ के कहेंगे नहीं ये अच्छा निज़ाम है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। जो इमरान खान साहब ने 3 साल इस मईशत के साथ टोटली खिलवाड़ किया, तो अब वो फंस गए हैं सारे के सारे। तो उसमें पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं बचा जिसकी बका मुश्किल में हो। लिहाजा शहबाज शरीफ की जितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, आइंदा इलेक्शन में अगर उन्होंने जाना है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रिजल्ट दिखाना होगा। लोगों को बातों से आप मुतमईन नहीं कर सकते। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान ये तबाही करके, नहीं, आपने जिम्मेदारी ली है, आपने तरीके अदम एतमाद पेश किए। ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे थे, अगर आप ना पेश करते, जिम्मेदारी सारी उनकी थी, लेकिन इस मुल्क को भी तो बचाना था। इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा, ये भी जमहूरी और आईनी हक था जो आपने अदम एतमाद पेश की। लिहाजा अब आपके आप इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हों, हर सूरत में हों। ठीक है यार साहब। सबसे ज़्यादा जो एम्फसिस था इस गवर्नमेंट के जाने से पहले वो महंगाई पे था कि महंगाई बहुत हो गई, आम चीज़ें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। बाकी तो ट्रैक पे क्या आएगी इतनी जल्दी मईशत, टाइम थोड़ा है, लेकिन एटलीस्ट इस एंड पे ज़रूर काम करना पड़ेगा कि महंगाई कम करना पड़ेगी। अगर वो करने में कामयाब हो जाएंगे, उसमें बहुत थोड़ी भी कर लेंगे ना तो लोगों को यकीन आना शुरू। अभी चूंकि डॉलर कम हो रहा है, लोग कह रहे हैं जी वाह वाह कमाल होगी। मैं समझता हूँ कि लास्ट डे था गवर्नमेंट का, उस दिन को 3-4 चीज़ें ऐसी हुई, डॉलर शूट किया, वो 190 को टच करने लगा, 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया उस दिन, तो मतलब कमाल ही हो गया ना। अब वो चीज़ें वहाँ से वापस आ रही हैं। अगले 2 हफ्तों में पता चलेगा कि वाकई इस गवर्नमेंट के आने से ये फ़र्क पड़ रहा है या वो चीज़ें अभी वापस आ रही हैं। तो टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन नीयत ठीक हो और आप काम करना चाहते हो तो चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। मेरे ख्याल में एक जो मिसाल है ना कि आप बैल मुझे मार, मैं आई स्टिल फील अगर ये हुकूमत PTI रहती तो उनको बहुत आराम था, PMLN को बड़ा कन्वीनियंटली वो इलेक्शन जीत सकते थे। अभी बड़ा टफ होगा क्योंकि आवाम को महंगाई, बिल्कुल याद साहब की बात ठीक है। सेकंड बात यह है कि आमिर साहब की बात ठीक है कि बहुत इस वक्त चैलेंजेस हैं, कोई डाउट नहीं है। ख़ासतौर पर 3-4 महीने की हुकूमत को सारी दुनिया को पता है कि 3-4 महीने के लिए उसको जनरल इलेक्शन होंगे, तो वो जो एक इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज है वो भी शायद वो देते हैं, नहीं देते, ये डिपेंड करता है। लेकिन शायद अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट मिल जाए। बहुत ज़रूरी है डिलीवर करना। अगर अभी डिलीवर नहीं करते, ये 3 महीने गुजर जाते हैं, द टाइम इज गोइंग टू बी वेरी टफ। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी एक न्यूसेंस होगी, इधर PTI होगी, तो दरमियान में शहबाज सिंह को काफ़ी टफ टाइम मिल सकता है। जी इलियास साहब।
लेकिन जी सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। आप देख लें कि जो जब गवर्नमेंट आई है कोई तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट भी तेज़ हुई, आपका डॉलर भी रुपया भी मजबूत हुआ। इसी तरह अगर देखें IMF के पास जाते हैं तो वो देखें IMF उस गवर्नमेंट के साथ बात करेगी जो ज़्यादा मुस्तहकम होगी और ज़्यादा 5 साल के लिए होगी। वो कहेगी कि मेरे जो हैं जो डिमांड्स हैं जो कंडीशनलिटीज़ हैं वो यही गवर्नमेंट पूरी करेगी। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। सियासी इस्तेहकाम हो, माशी इस्तेहकाम आएगा। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाज़त, आने के बाद।